नमस्कार, स्वागत है सफलता आईएएस में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं मैंग्रोव वनस्पति के बारे में भारत फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के नवीनतम आंकड़ों के साथ। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि मैंग्रोव की स्थिति क्या है, इसका महत्व क्या है, इसको किस प्रकार से संरक्षित किया जा रहा है और 2023 की रिपोर्ट के इसमें नवीनतम आंकड़े क्या है। तो फॉरेस्ट की अगर हम बात करें मैंग्रोव वनस्पति की, तो मैंग्रोव वनस्पति से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए एक प्रकार का स्वैम्प सा लिटोरल वेजिटेशन जब हम पढ़ते हैं, दलदली वनस्पति कहा जाता है इनको, हेलोफाइट्स के नाम से इन्हें जाना जाता है। तो ये वनस्पति कहां पर पाई जाती है? सामान्यतः दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पहले याद रखेंगे ये क्या है, एक प्रकार का लिटोरल फॉरेस्ट है या एक प्रकार का दलदली क्षेत्रों में पाए जाने वाला हरे जल की वनस्पतियां हैं। ठीक है, मतलब इसमें लवणता की जो मात्रा है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। दूसरा, इनको हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। इन वनस्पतियों को क्या कहा जाता है? हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। अब हमें यह समझना है कि ये भारत में कहां पर, किस क्षेत्र में कितनी मात्रा में पाई जाती है। तो देखिए जरा, अगर भारत के अंदर मैंग्रोव वनस्पति का स्टेटस देखा जाए, इसकी स्थिति देखी जाए, और ये स्थिति हम किस आधार पर देख रहे हैं? 2023 के आंकड़ों के आधार पर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो मैंग्रोव का जो 2023 का कुल आवरण है, तो मैंग्रोव वनस्पति का जो कुल एरिया है भारत के अंदर 2023 की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर वो है 4991.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वनस्पति पाई जाती है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। तो देश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% पर क्या पाई जाती है? मैंग्रोव वनस्पति। और ये मैंग्रोव वनस्पति का जो एरिया है कितना है? 4991.98 वर्ग किलोमीटर। इसके अलावा यहां पर याद रखना है कि इस मैंग्रोव वनस्पति को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक कहलाती है अति सघन मैंग्रोव, तो एक को क्या कहेंगे? अति सघन मैंग्रोव। दूसरे कहलाते हैं सामान्य सघन मैंग्रोव, और तीसरे कहलाते हैं खुले मैंग्रोव। जैसे हमने वनों को पढ़ा था, अति सघन वन, सामान्य सघन वन, खुले वन, उसी प्रकार से मैंग्रोव वनस्पति को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। अति सघन वन मैंग्रोव, सामान्य सघन मैंग्रोव वन और खुले मैंग्रोव वन। इसका एरिया कितना है? तो इसकी अगर हम बात करें तो अति सघन की बात करें तो 1463.92 स्क्वायर किलोमीटर, 1500 स्क्वायर किलोमीटर और 2026 स्क्वायर किलोमीटर में ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मिलेंगे, तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो हमें ओपन मैंग्रोव मिलता है। तो टोटल करोगे तो ये आपका 4991.68 मिल जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक? तो टोटल मैंग्रोव भारत में कितना पाया जाता है? 4991 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में यह पाया जाता है, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। और इसे 3 कैटेगरी में 1400, 1500 और 2000 के लगभग डिवाइड करके पढ़ना है। आगे देखें इसमें, अगर पूरे भारत के अंदर मैंग्रोव की बात की जाए कि मैंग्रोव पूरे भारत में कहां पर पाए जाते हैं, पहली चीज तो याद रखना, पूरे भारत के अंदर मैंग्रोव की 3 स्थितियां देखने को मिलती है। वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट, अंडमान एंड निकोबार, 3 जगह हमें पूरे भारत के अंदर मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। तो मैंग्रोव कहां पाया जाएगा? पहले हम देख चुके कि मैंग्रोव एक दलदली वनस्पति है। ये या तो किसी डेल्टाई क्षेत्र के अंदर पाया जाएगा या फिर किसी कोस्टल रीजन के अंदर पाया जाएगा। तो भारत के पूरे पश्चिमी तट और पूरे पूर्वी तट के अंदर और अंडमान निकोबार लक्षद्वीप द्वीप समूहों में क्या देखने को मिलते हैं? हमें मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। तो ये नदियों के डेल्टाई क्षेत्र, जैसे हम डेल्टाई क्षेत्रों की बात करें तो जैसे गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है सुंदरबन डेल्टा, उसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का डेल्टा, इसके अलावा कुछ तटीय क्षेत्रों में। तो वेस्ट बंगाल के अंदर अगर हम जाएंगे तो वेस्ट बंगाल के अंदर पूरे प्रतिशत का देखा जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत हमें कहां देखने को मिलता है? पश्चिम बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। तो 42.45% मैंग्रोव वनस्पतियां कहां पाई जाती हैं? वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके अलावा देखा जाए तो 12.19
12.19% मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में पाई जाएगी किसके आधार पर? द्वीप के, या हम कह सकते हैं केंद्र शासित। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो अंडमान एंड निकोबार में। और किस राज्य के अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर। इसके बाद अगर कुछ अन्य राज्यों की बात करें तो दमन, ठीक है, दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव और पांडुचेरी, इन दोनों का प्रतिशत एक साथ ही दिया रहता है 0.8%। तो इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर जो मैंग्रोव वनस्पति पाई जाएगी वो कितनी है? 0.8%। इसके अलावा देखा जाए 8.44% ये पाई जाती है आंध्र प्रदेश के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें गुजरात की स्थिति, या 0.63 के साथ आपको मिल जाएगी गोवा की स्थिति 0.63%। गुजरात की स्थिति देखा जाए तो गुजरात के अंदर पाई जाती है 23.32%। तो पहला जो स्थान हमें मिलता है वो वेस्ट बंगाल का मिलेगा, तो सबसे ज्यादा पाई जाती है वेस्ट बंगाल में। और दूसरा नंबर जो आएगा वो किसका होगा? गुजरात का नंबर आएगा। तो दूसरे नंबर पर यह वनस्पति सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है? गुजरात के अंदर। इसके अलावा 0.28% कर्नाटका के अंदर मिल जाएगी, 0.19% हमें केरला के अंदर देखने को मिलती है, 6.31% हमें महाराष्ट्र के अंदर, और 5.19% यह वनस्पति हमें उड़ीसा राज्य के अंदर, और 0.84% तमिलनाडु राज्य के अंदर देखने को मिलती है। तो ये पूरे का पूरा 100% का डाटा है कि अगर हम मैंग्रोव वनस्पति को प्रतिशत के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो सबसे ज्यादा वनस्पति ये वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाती है। दूसरा नंबर जो आता है वो गुजरात राज्य का आता है। तो ये दो राज्य आपको याद रखने हैं, पहला वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा पाई जाती है, दूसरा नंबर गुजरात का है। और यूटीज में जाएंगे तो अंडमान एंड निकोबार में, तो अंडमान एंड निकोबार में ये सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो अभी मैं इन कैलकुलेशन को और भी दोबारा रिपीट करूंगा, तो कई बार हम रिपीट करेंगे तो ये डेटा धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि हमें इस डेटा का यूज किस तरीके से करना है। देखिए यहां पर, अब यहां पर ये पूरे का पूरा डेटा आपके सामने आ जाता है और ये सीक्वेंस के साथ दिया हुआ, तो वहां पर हमने एक पाई चार्ट के रूप में पूरा देख लिया। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहला जो नंबर हमें देखने को मिलता है वो वेस्ट बंगाल का मिलता है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल के अंदर यह जो वनस्पति पाई जा रही है तो ये 2119 वर्ग किलोमीटर, ये सारा का सारा डाटा वर्ग किलोमीटर में रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा डाटा किसमें रहेगा? वर्ग किलोमीटर के अंदर रहेगा। तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है 2119 के आधार पर। दूसरा देखेंगे गुजरात के अंदर मिल रहा है 1164, तीसरा हमें आंध्र प्रदेश के अंदर मिल रहा है 421, और चौथा हमें मिलता है महाराष्ट्र के अंदर 315, पूरे राज्य लिखे हुए। पांचवा उड़ीसा के अंदर जाएंगे 259, छठवां तमिलनाडु के अंदर, सातवां गोवा के अंदर, आठवां कर्नाटका के अंदर, नौवां केरला के अंदर। तो टोटल 9 राज्यों का सीक्वेंस यहां पर आपके सामने आता है, जिसमें से हमें मुख्यतः 2 से 3 राज्यों के बारे में पता होना चाहिए। और बड़ी आसानी से जब इसी को मैं अगली स्लाइड में पश्चिम और पूर्वी तट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा तो ये 9 राज्य आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगे। तो ये क्लियर हुआ। तो ये सीक्वेंस याद रखेंगे 9 राज्यों का, सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में, दूसरा गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड गोवा एंड कर्नाटका एंड केरला। यूटीज के अंदर जाते हैं तो यूटीज में सबसे ज्यादा है अंडमान एंड निकोबार में, दूसरा स्थान आता है दादर नागर हवेली एंड दमन दीव का, और तीसरा स्थान आता है यहां पर पुदुचेरी का 3.86 और 3.83 वर्ग किलोमीटर में। माइनर सा डिफरेंस हमें यहां पर देखने को मिलता है दादर नागर हवेली एंड दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी के अंदर। क्लियर हुआ यहां तक? तो अब अंडमान अगर निकोबार की बात करोगे तो यहां पर अंडमान निकोबार अगर पोजीशन में देखें तो अंडमान निकोबार इस नंबर पर आना चाहिए, तीसरे नंबर पर। तो ये क्वेश्चन लगाते समय आपको याद रखना है कि वो केवल केंद्र
राज्य पूछ रहा है या राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों के बारे में बात कर रहा है? तो ऑप्शन के हिसाब से फिर आपको डिसाइड करना होगा। तो वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में है, दूसरा नंबर गुजरात का आता है, और तीसरे नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर यहां पर कौन आना चाहिए वैसे? तो थर्ड नंबर पर आना चाहिए हमारा अंडमान एंड निकोबार, लेकिन वो एक यूटी है, तो यूटी के हिसाब से फिर ये अलग लिस्ट बन जाएगी, लेकिन फिर भी इसका 3 नंबर जरूर याद रखेंगे। परसेंटेज अगर देखा जाए तो 42% वेस्ट बंगाल में, जो हमने अभी देखा था 23%, 8%, 6%, 5%, 0.84%, 0.63, 0.28, 0.19, और अंडमान निकोबार के अंदर कितनी है? 12%। तो 8 के बाद यहां पर आ जाएगा थर्ड नंबर पर फिर से ये 12% के आधार पर, तो थर्ड नंबर इसका रहेगा ओवरऑल में। और इन दोनों के अंदर ही जोड़ा जाए तो दोनों को मिलाकर होता है 0.8%। तो ये प्रतिशत भी आप याद रख सकते हैं, कम से कम टॉप 3 का तो प्रतिशत याद ही रखना है और अंडमान निकोबार का याद रखना पड़ेगा। अब ये देखा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि जो 2021 की फॉरेस्ट रिपोर्ट थी उसमें मैंग्रोव की क्या स्थिति थी और 2023 की रिपोर्ट में मैंग्रोव की क्या स्थिति देखने को मिलती है। तो यहां पर हम 2021 और 2023 का परिवर्तन देखने को मिलते हैं कि कितना परिवर्तन आया। तो वेस्ट बंगाल में भारत में सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है, लेकिन इसमें केवल 1.41% की वृद्धि देखने को, वर्ग किलोमीटर, ये भी सब वर्ग किलोमीटर में रहेगा, ये सारा डाटा किसमें रहेगा? वर्ग किलोमीटर की यहां पर वृद्धि देखने को मिलती है, ठीक है, सारा इसी में रहेगा। सबसे नेगेटिव जो चीज हमें यहां पर मिलती है -36.39, तो गुजरात ओवरऑल में सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन इसकी ग्रोथ रेट अगर आप देखोगे 2021 में, तो सबसे नकारात्मक जो ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है वो गुजरात राज्य के अंदर देखने को मिलती है। इसके अलावा आप यहां पर देखेंगे 12-13% की ग्रोथ रेट देखने को मिलती है, और यहां पर 12 की, तो 13 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ रेट, और यहां पर 12 स्क्वायर किलोमीटर की ग्रोथ रेट। ये कौन से राज्य हैं? आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इसके बाद देखोगे सभी में कम देखने को, यहां पर सब में कम 1-2% की ग्रोथ रेट देखने को मिलेगी। तो ये 2 राज्य आपको और याद रखने हैं। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट हुई है वो किस राज्य के अंदर होती है? आंध्र प्रदेश के अंदर। और दूसरा स्थान किसका मिलेगा? हमें महाराष्ट्र का देखने को मिलेगा। और सबसे ज्यादा नेगेटिव जो देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है? गुजरात के अंदर -36 का नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा बाकी का कुछ भी याद नहीं रखना, केवल अंडमान निकोबार का याद रखना। अंडमान निकोबार की भी ग्रोथ रेट कैसी रही है? नेगेटिव ग्रोथ रेट रही है, जहां पर -4.65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में कमी आई है। और इसके अलावा एक पॉइंट आपको यहां पर याद रखना होगा तमिलनाडु राज्य का। तो यहां पर तमिलनाडु राज्य के अंदर देखेंगे किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। तो ये सारा डाटा आपका एक साथ आ जाता है, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से आप याद रख सकते हैं, प्रतिशत के हिसाब से, और ये खास तौर पर याद रखना। तो नेगेटिव केवल 2 ही जगह है, एक 36 नेगेटिव दिखाई दे रहा है और एक आपका अंडमान निकोबार में नेगेटिव दिखाई दे रहा है, बाकी सभी जगह हमें प्लस ही दिखाई देता है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। तो आंकड़ों को समझना जरूरी है, याद बड़ी आसानी से हो जाएगी। अभी तो और देखेंगे। अब देखो, तो अभी हमने एक ओवरव्यू देखा इसका पूरे का। अब इस ओवरऑल को जो आपने देखा उसको कैसे याद किया जा सकता है, उसको हम कई टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट के अंतर्गत पाए जाने वाले राज्य और उन राज्यों में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहां पर गुजरात राज्य की। तो पहली जो वनस्पति का क्षेत्र में मिलेगा वो गुजरात का तटीय क्षेत्र मिलेगा। इसके अलावा यहां पर दादर नागर हवेली एंड दमन दीप का तटीय क्षेत्र देखने को मिलेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर हमें मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र के आगे गोवा के अंदर कुछ मैंग्रोव वनस्पतियां हमें मिलेंगी, और कर्नाटका के तट पर और केरला के तट पर। तो ये तो क्लियर हो गया कि पश्चिमी तट के अंदर जो राज्य आएंगे वो कौन कौन से राज्य रहेंगे। तो यहां पर गुजरात, दादर नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका एंड केरला, मतलब 5 यहां पर आपके राज्य रहेंगे।
और एक केंद्र शासित प्रदेश का एरिया आएगा दामन दीप एंड दादर एंड नागर हवेली का। इसका डेटा देख लेते हैं। तो मैंने जो अभी आपको डेटा पूरा एक साथ दिखाया था, अब हम दोनों को डिवाइड करके पढ़ते हैं। और जब ये आप दोनों को डिवाइड करके पढ़ लो, उसके बाद फिर से आप पहली वाली स्लाइड को देख लेना, तीनों के स्क्रीनशॉट लेना, पहले अलग अलग देखना, फिर उसको एक साथ पढ़ने का प्रयास करना, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। तो पश्चिमी घाट के अंदर हमने देखा था कि गुजरात के अंदर जो ग्रोथ रेट थी, जो मैंग्रोव का एरिया था, वो 1164 वर्ग किलोमीटर था। ओवरऑल में ये दूसरे स्थान पर था। ओवरऑल में जो पहला स्थान था, ओवरऑल के अंदर जो पहला स्थान हमने देखा था वो वेस्ट बंगाल का देखा था 2100 के लगभग। तो फर्स्ट जो नंबर आता है वो वेस्ट बंगाल का आता है, लेकिन ये वेस्ट बंगाल पूर्वी तट का पार्ट है। ओवरऑल में देखा जाए तो वेस्ट बंगाल आंसर लगाएंगे, और अगर आपसे केवल पश्चिमी तट का पूछा जाता है तो फिर हम पहली प्राथमिकता जो देंगे वो गुजरात राज्य को ही देंगे। दूसरा जो नंबर आता है वो है महाराष्ट्र का, यहां पर 315 के साथ, और तीसरा जो स्थान आता है वो है गोवा। तो दूसरा स्थान आ जाएगा हमारा महाराष्ट्र का, और थर्ड जो स्थान आता है वो किसका आ जाता है, गोवा का। ठीक है, तो तीन तो कम से कम देखो। अब याद रखने का तरीका देखो, तो पश्चिमी तट के अंदर सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनस्पति कहां पाई जाती है, गुजरात के अंदर। बड़ा तटीय क्षेत्र है, हमें याद रहेगा कि गुजरात में सबसे ज्यादा होना चाहिए। इसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र मिलेगा वो हमें महाराष्ट्र का मिलेगा, तो दूसरा अंदर हम महाराष्ट्र लगाएंगे, और तीसरा महाराष्ट्र के साथ ही याद रखेंगे गोवा को। अब गोवा के बाद तीन क्षेत्र हमारे और बचते हैं, कर्नाटका, केरला, दमनदीप। तो स्वाभाविक है दमनदीप दादर नागर हवेली में सबसे कम मिलेगा, तो उसको छठों की लिस्ट में सबसे लास्ट रखना है। अब बचता है कर्नाटक और केरल में कौन पहले आएगा। तो बड़ा तट है कर्नाटक का, तो पहले कर्नाटक आएगा फिर केरल आएगा। क्लियर हो गया। तो ये सीक्वेंस आप बिना समझ मतलब पढ़े रटे याद रख सकते हैं। पहला गुजरात हो जाएगा, ठीक है, गुजरात के बाद दूसरा महाराष्ट्र, फिर हम गोवा को याद रखेंगे, दमन दादर नगर हवेली को सबसे लास्ट में रखेंगे बीच में। तो तीन जब आप याद रख लेंगे, गोवा और महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र सबसे ज्यादा, तीसरे नंबर पर गोवा, सबसे लास्ट में दमनदीप, बीच में दो ऑप्शन बचते हैं, कर्नाटक और केरल। तो स्वाभाविक है कर्नाटक का नंबर पहले आएगा, केरल का नंबर बाद में आएगा। तो 5 राज्यों की स्थिति हमें याद हो जाएगी, सबसे ज्यादा गुजरात में, दूसरा महाराष्ट्र में, फिर गोवा में, ठीक है, फिर आपका कर्नाटका के अंदर, फिर केरला के अंदर। ये सीक्वेंस में नहीं लिखा हुआ है, ये केवल डेटा लिखा हुआ है, सीक्वेंस इसका यही रहेगा। ठीक है, यहां पर मैं सीक्वेंस भी डाल दे रहा हूं, इसका नंबरिंग लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहला नंबर इसका आएगा, दूसरे नंबर पर ये है, तीसरे नंबर पर ये आएगा। ये डाटा नीचे आना चाहिए था, ऊपर चला गया। चौथे नंबर पर ये आएगा, पांचवें नंबर पर ये होगा, छठवें नंबर पर ये आएगा। क्लियर हो गया इस तरीके से। तो आप बनाते समय दादर एंड नागर हवेली को चाहो तो सबसे लास्ट में लिख लेना, रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ था, मैंने एज इट इज लिख दिया। तो क्लियर हो गया। 5 डेटा नहीं याद रखना, डेटा बहुत कम आपको याद रखना है, केवल इसका थोड़ा सा देख लेना, गुजरात का देखना है। बाकी अब हम यहां पर ये देखने कि किसमें नेगेटिव रहा किसमें पॉजिटिव रहा। तो ओवरऑल नेगेटिव में हम देख चुके थे कि सबसे ज्यादा जो नेगेटिव रिपोर्ट हमें दिखाई देती है वो कहां पर दिखाई देता है, गुजरात के अंदर -36 एरिया इसका क्या है 2021 की तुलना में। जब भी हम चेंजेस करेंगे तो इसकी तुलना 2021 से 2023 के साथ की जाएगी। तो 2021 से 2023 के अंदर यहां पर 36 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की कमी देखने को मिलती है। बाकी सब जगह पर हमें प्लस मिलता है, बाकी सब जगह प्लस याद रखना, बाकी सब जगह प्लस। ये खास तौर पर याद रखना, दादर नागर हवेली में 0.56 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसका एरिया 3.86 वर्ग किलोमीटर। बाकी सब में थोड़ा थोड़ा सा याद रखेंगे। अब यहां पर एक चीज समझो, तो पश्चिमी घाट के अंदर टोटल कितना मैंग्रोव पाया जाता है। तो पश्चिमी घाट के अंदर टोटल कितना, तो एक तो आपको टोटल याद रखना है। तो पश्चिमी घाट के अंदर जो टोटल मैंग्रोव पाया जाता है वो 1538 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। और पिछले 2021 की तुलना में 21 से 23 का परिवर्तन अगर यहां पर हम देखते हैं तो 21 और 23 के परिवर्तन में देखते हैं तो ओवरऑल सभी राज्यों के अंदर -18.93 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। तो एक चीज हमें क्लियर होगी कि पश्चिमी घाट के अंदर मैंग्रोव वन में क्या आई है, कमी देखने को मिलती है। तो पश्चिमी घाट के अंदर क्या मिलेगा, तो मैंग्रोव वन आवरण में कमी देखने को मिलती है। यहां पर याद रखना जिसमें क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है पिछले वर्ष की तुलना में। कितनी, -18.93, मतलब 19%,
वर्ग किलोमीटर मोटा मोटा याद रख लेना, जिसमें यहां पर हमें कमी देखने को मिलती है। तो अब समझ में आया पश्चिमी घाट के अंदर हमें कैसे याद रखना है। देखो अब एक बार पश्चिमी घाट का दोबारा से समझे, तो मैं एक बार यहां पर रिपीट कर रहा हूं, फिर उसको पढ़ेंगे। तो पश्चिमी घाट के अंदर अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट के अंदर कहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती, देखें तो पहला नंबर जो आता है वो गुजरात का आता है। क्लियर हो गया यहां तक। दूसरा जो नंबर आता है वो महाराष्ट्र का आता है, कर लोगे इतना आप। तीसरा जो नंबर आता है वो गोवा का आता है, ठीक है। और इसके बाद चौथा जो नंबर आएगा वो कर्नाटक का आ जाएगा। पांचवा जो नंबर आएगा वो केरल का आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, ये चौथा नंबर और ये पांचवा नंबर, और बड़े सीक्वेंस से दिया हुआ है, कोई रटने की भी जरूरत नहीं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, पूरे सीक्वेंस से ही राज्य दिए हुए हैं और हमें याद भी सीक्वेंस से ही रखना। देखो याद भी हमें वही है। तो गुजरात दिया, महाराष्ट्र दिया, गोवा दिया, कर्नाटका दिया, केरला। तो जिस सीक्वेंस में राज्य दिए हुए हैं, जिस सीक्वेंस में राज्य दिए हुए हैं, उसी सीक्वेंस में हमें यहां पर याद रखना है। बस यहां पर याद रखना कि जो ये वाला दमन द्वीप वाला एरिया है, जो सबसे लास्ट में आएगा, 6वें नंबर पर आएगा। तो जिस सीक्वेंस में राज्य दिए हैं उसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है। तो ओवरऑल जो इस क्षेत्र के अंदर, तो इस पूरे पश्चिमी क्षेत्र के अंदर जो हमें आवरण देखने को मिलता है तो वो 1538, तो यहां पर टोटल जो आवरण है वो 1538 वर्ग किलोमीटर मिलता है। तो इस क्षेत्र में टोटल मैंग्रोव वनस्पति 1538 देखने को मिलती है। और 2021 में जो वनस्पति रही होगी, तो 2021 से अगर हम 2023 में जाते हैं रिपोर्ट के आधार पर, तो यहां पर हमें एक नकारात्मक चीज देखने को मिलती है, क्योंकि यहां पर 18.93, तो 18.93 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ। तो 18.93 वर्ग किलोमीटर की क्या है, हमें पश्चिमी घाट के अंदर कमी देखने को मिलती है। तो ये आपका इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं पूर्वी तट के अंदर। तो पूर्वी तट के अंदर जो हमें मैंग्रोव वनस्पति दिखेगी वो किन किन राज्यों के अंदर हो सकती है, एक बार पहले राज्यों को देख लेते हैं। तो यहां पर पहला राज्य हम तमिलनाडु याद रख सकते हैं। तमिलनाडु के साथ साथ ऊपर पुडुचेरी की स्थिति आ जाएगी, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की स्थिति आ जाएगी, और उसके बाद है उड़ीसा, और उसके बाद आ जाता है वेस्ट बंगाल। तो इन 5 राज्यों के अंदर यहां पर वेस्ट बंगाल नहीं आया, तो यहां लिख लेते हैं पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये समझ जाएंगे आप वेस्ट बंगाल है। तो तमिलनाडु, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल, तो इन 5 क्षेत्रों के अंदर, तो इसमें भी एक यूनियन टेरिटरी देखने को मिलती है हमें, कौन सी, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी देखने को मिल जाती है। बाकी 4 राज्य हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर है 421 का एरिया, वर्ग किलोमीटर एरिया। उड़ीसा के अंदर अगर हम जाएंगे तो इसको पहले मैं इरेज कर दूं, ये बार बार परेशान करेगा। चलो अब नहीं आएगा जी, चला गया। ठीक है, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल था यहां पर। तो 421, तो आंध्र प्रदेश के अंदर जो देखने को मिलता है वो 421 वर्ग किलोमीटर एरिया देखने को मिलता है। इसके अलावा उड़ीसा के अंदर जाते हैं तो 259 का एरिया देखने को मिलता है। तमिलनाडु के अंदर केवल 41 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया मिलता है, 41। और सबसे ज्यादा जो मिलता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर मिलता है, 2119 वर्ग किलोमीटर का एरिया। पुदुचेरी में केवल 3.83। तो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, तो पहली चीज याद रखें, तो सबसे ज्यादा मिला तो पहला नंबर आ जाएगा यहां पर वेस्ट बंगाल का। तो सबसे ज्यादा कहां मिलता है, वेस्ट बंगाल के अंदर। दूसरा जो स्थान हमें मिलेगा वो है आंध्र प्रदेश का, तीसरा स्थान है उड़ीसा का, चौथा स्थान तमिलनाडु का आ जाएगा, और सबसे लास्ट में 5वां स्थान यहां पर पुदुचेरी का आ जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। तो सबसे ज्यादा पूर्वी तट में कहां पाया जाता है,
वेस्ट बंगाल के अंदर। तो पहला जो नंबर रहेगा वो वेस्ट बंगाल का आएगा। दूसरा जो स्थान आता है वो हमें आंध्र प्रदेश का देखने को मिलता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश का कोस्ट उड़ीसा से ज्यादा लंबा है। तो तीसरा नंबर यहां पर, तो पहला यहां आ जाएगा, दूसरा नंबर यहां पर आ जाएगा, तीसरा बीच में रहेगा, तो चौथा तमिलनाडु यहां आ जाएगा, और पांचवा छोटा सा कौन सा हो जाएगा, पुदुचेरी। अब यहां पर देखें तो टोटल कितना है, तो टोटल की अगर हम बात करें तो टोटल एरिया कितना है, 2845 वर्ग किलोमीटर यहां पर एरिया मिलता। लेकिन यहां पर अगर हम 2021 से कंपेयर करें इसको, तो 2021 से अगर आप 2023 की रिपोर्ट की तुलना करते हैं तो यहां पर हमें एक सकारात्मक वृद्धि देखने को मिलती है 16 यहां पर सभी में प्लस देखने को मिलता, सभी में क्या देखने को मिलेगा, प्लस देखने को मिलता। और ये तो न्यूट्रल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो न्यूट्रल था तमिलनाडु का। तो 16.15 वर्ग किलोमीटर की यहां पर क्या है, वृद्धि देखने को मिलती है। तो एक चीज समझ में आ गई कि पश्चिमी घाट के अंदर जो था वो हमें नेगेटिव देखने को मिलता था, पश्चिमी घाट के अंदर हमें क्या था, नेगेटिव देखने को मिला था, और पूर्वी घाट के अंदर हमें क्या है, पॉजिटिव देखने को मिलता है। इसके अलावा तीसरा जो क्षेत्र आता है वो हमारा मैंग्रोव का, अंडमान एंड निकोबार। तो अंडमान निकोबार की भी स्थिति देख लेते हैं। तो यहां पर हम देख चुके थे, वैसे इसमें जो एरिया पाया जा रहा है अंडमान एंड निकोबार में वो 608 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पाया जा रहा है, जिसकी भी ग्रोथ रेट कैसी है, तो इसमें भी -4.65 वर्ग किलोमीटर की क्या है, कमी देखने को मिलती है। तो यहां पर आपको ओवरऑल क्या याद रखना है कि भारत के अंदर 3 क्षेत्रों में मैंग्रोव वनस्पति मिलती है, पश्चिमी घाट में, पूर्वी घाट में और अंडमान निकोबार में। पश्चिमी घाट की 2021 की तुलना में नेगेटिव ग्रोथ रेट है, पूर्वी घाट की 2021 की तुलना में पॉजिटिव ग्रोथ रेट है, और अंडमान निकोबार की भी नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। पश्चिमी घाट के अंदर सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हमें मिलता है वो गुजरात के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला एंड दमन एंड दीव, दादर नगर हवेली में देखने को मिलता है। और पूर्वी घाट के अंदर सबसे ज्यादा जो हमें फॉरेस्ट है वो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हमें जो मिलता है वो आंध्र प्रदेश, तीसरा मिलता है उड़ीसा, चौथा तमिलनाडु और पांचवा पुदुचेरी। और ओवरऑल में देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिलता है वेस्ट बंगाल में पश्चिमी तट के हिसाब से, और दूसरा नाम लेंगे गुजरात पूर्वी तट से। 2 राज्य कम से कम याद रखो। अब देखो, तो 3 क्षेत्र हमने पढ़े, वेस्टर्न कोस्ट, ईस्टर्न कोस्ट एंड अंडमान निकोबार। अब उसमें से देखो जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे उसका एब्रीविएशन होता जाएगा, शॉर्ट बनता जाएगा। तो यहां पर हमने देखा था कि इसमें जो वन पाए जाते हैं वो कितने वर्ग किलोमीटर में पाए जाते हैं। तो पश्चिमी घाट के अंदर जो फॉरेस्ट पाया जाता है वो 1538 वर्ग किलोमीटर था। अंडमान निकोबार का जो फॉरेस्ट था वो 608 वर्ग किलोमीटर था। ईस्टर्न घाट का जो फॉरेस्ट था वो 2845 वर्ग किलोमीटर था। यहां तक क्लियर है। अब ओवरऑल अगर तीनों का टोटल किया जाए तो 2023 की तुलना में, 2023 का जो हमारा फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट एरिया वो कितना, हमने पहली स्लाइड में देखा था 4991.68, जो 0.15 वर्ग किलोमीटर है पूरे देश के, 15% है पूरे देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का। 2021 में ये जो आंकड़ा था वो 4999 था, 2023 में जो आंकड़ा है वो 4991 है। कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है कि 2021 से 2023 में अगर हम जाते हैं तो कहीं ना कहीं ओवरऑल क्या हुई है, कमी देखने को मिलती है। तो पूरे मैंग्रोव के अंदर 2021 की तुलना में हमें यहां पर कमी देखने को मिलती है। तो एक बार इसको नोट कर लें या स्लाइड में स्क्रीनशॉट इसका ले लो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पर क्या है, एक नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को हमें मिल जाती है। अब कितना चेंजेस हुआ है उसको देखें। तो वेस्टर्न घाट के अंदर हमने देखा था कि -18.93 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है 2021 के कंपेयर में। और यहां पर अंडमान में देखा था कि 4.65 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। और यहां पर ईस्टर्न में क्या हुआ था कि 16.15 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है। तो एक चीज हमें यहां पर क्लियर होती है कि 2 क्षेत्रों में, तो यहां पर तो कमी देखने को मिलती है, यहां पर वृद्धि देखने को मिलती है, और अंडमान निकोबार में भी कमी देखने को मिलती है। तो 2 क्षेत्रों में कमी देखने को मिली और एक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिलती है।
तो वेस्टर्न घाट के अंदर 18% की कमी है, 18 वर्ग किलोमीटर की, और ईस्टर्न घाट के अंदर अंडमान निकोबार में 16, तो 18/4 लगभग 22-23 लाख का पहुंच जाएगा। तो इन दोनों को आप प्लस कर सकते हैं, इन दोनों डाटास को। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे और उसमें से इससे आप माइनस करेंगे तो स्वाभाविक है 16 से ज्यादा होगा, तो आंसर हमारा माइनस में ही रहेगा, क्योंकि ये 18 और 4 22 और लगभग 23.5 की माइनस ग्रोथ रेट हो जाएगी टोटल हमारी। तो 23.5 की लगभग माइनस ग्रोथ रेट है और उसमें प्लस ग्रोथ रेट कितनी हमारी, केवल 16 की। तो ओवरऑल हमें क्या देखने को मिलेगा कि 2021 में जो डेटा था वो 4,999.11 था, और यहां पर जो डेटा हमें मिलेगा वो 4,991.68। तो ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर 7.43 की हमें माइनस ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। आप चाहो तो ऐसे करके एक बार इसको नोट कर सकते हो, जैसे वेस्टर्न कोस्ट के अंदर कितनी है, -18.93, और अंडमान एंड निकोबार में कितना है, 4.65। आप इन दोनों को ऐड कर लें तो 5 और 3 हो जाएंगे 8, 9 और 6 हो जाएंगे 15, 8 और 4 12, 1 13। तो ये आपका लगभग 23.85 आती है निगेटिव ग्रोथ रेट। अब इसमें इसको हमें माइनस करना है, तो ईस्टर्न कोस्ट की ग्रोथ रेट को यहां से हम माइनस करेंगे, ठीक है, प्लस वाली ग्रोथ रेट है तो इसको माइनस करेंगे, तो +15 हम यहां से माइनस करेंगे, तो ये आपका निकल कर आएगा। तो 8 में से 5 जाएंगे तो यहां पर आपकी आ जाएंगी 3। मैं पूरी कैलकुलेशन दिखा रहा हूं। 3 बचेंगे, 4 में से 3 जाएंगे तो यहाँ 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेंगे। फिर आप 13 में से 6 माइनस करोगे तो 7 बचेंगे, और ये हो जाएगा 0। रिजल्ट किस में आएगा, माइनस के अंदर। तो ये आपके सामने पूरा डाटा एग्जैक्ट निकल कर आता है 7.43। तो 2021 से 2023 में 7.43 वर्ग किलोमीटर की हमें कमी देखने को मिलती है, जिसमें वेस्टर्न घाट के अंदर कमी है, पूर्वी घाट के अंदर वृद्धि है, अंडमान निकोबार में भी कमी देखने को मिलती है। तो ये डेटा आप याद रखेंगे। यहां पर देखो मैक्सिमम मैंग्रोव कहां पाए जाते हैं, तो 4 राज्य याद रखना क्रम से। वेस्ट बंगाल, मैंने देखो वहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट अलग अलग बताए थे। मैंने वेस्टर्न कोस्ट का अलग बताया था और ईस्टर्न कोस्ट का अलग बताया था। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, देखो एक बार। वेस्टर्न कोस्ट के अंदर जो मैंने आपको सीक्वेंस बताया था उसमें सबसे पहला नंबर आता है गुजरात का, दूसरा महाराष्ट्र का, उसके बाद गोवा, उसके बाद कर्नाटक, और उसके बाद केरल, और उसके बाद दमन एंड दादर नागर हवेली द्वीप वगैरह जो है उनका नंबर आता है। तो ये सीक्वेंस था वेस्टर्न घाट का। और ईस्टर्न घाट के अंदर जो हमने देखा था, ईस्टर्न घाट के अंदर सबसे पहला आता है वेस्ट बंगाल, दूसरे नंबर पर आता है आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पर आता उड़ीसा, 4th नंबर पर आता है तमिलनाडु, और 5th नंबर पर आता है पुदुचेरी। तो ये सीक्वेंस हमने कुछ यहां पर देखा था। लेकिन अब यहां पर अगर आप स्टेट का देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओवरऑल में वेस्ट बंगाल में ही, दूसरा गुजरात का, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। और अगर अंडमान निकोबार को भी ऐड करोगे तो यहां पर 3rd नंबर पर कौन ऐड होगा, आपका अंडमान 608। तो अंडमान का जो डाटा यहां पर आप ऐड कर सकते हो 608 का, ठीक है, 421 से तो ज्यादा ही होगा। मैक्सिमम इंक्रीज, तो किस राज्य में सबसे ज्यादा वृद्धि, तो 2 ही राज्यों के अंदर सबसे ज्यादा हमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो आंध्र प्रदेश में 13 और महाराष्ट्र के अंदर 12 वर्ग किलोमीटर की यहां पर हमें वृद्धि देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो कमी हमें देखने को मिली वो गुजरात के अंदर देखने को मिली, -36 वर्ग किलोमीटर की यहां पर कमी मिली थी। और दूसरी कमी जो हमें मिली थी वो अंडमान एंड निकोबार के अंदर मिली थी, 4.65 वर्ग किलोमीटर की यहां पर हमें कमी देखने को मिली थी। तो अलग अलग भी आप वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट के और अंडमान निकोबार के हिसाब से अलग अलग कर सकते हैं। और सीक्वेंस में जाएंगे तो यहां पर वेस्ट बंगाल, गुजरात 2 तो टॉप पर रहेंगे, तीसरे नंबर पर यहां पर आप अंडमान निकोबार को भी ऐड कर सकते हैं, और या फिर आप डायरेक्ट आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र को लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई वो आंध्र प्रदेश के अंदर है, दूसरी महाराष्ट्र के अंदर, सबसे ज्यादा जो कमी है वो गुजरात के अंदर और अंडमान एंड निकोबार के अंदर। तो 2 ही राज्यों, वो कमी याद रखना केवल 2 ही जगह, इन सारे पश्चिमी, पूर्वी तटीय और अंडमान निकोबार के अंदर कमी केवल हमें 2 ही जगह मिलती है, गुजरात और अंडमान एंड निकोबार में। और तमिलनाडु का मैंने बताया था कि तमिलनाडु एकदम न्यूट्रल है, यहां पर किसी भी प्रकार का प्लस और माइनस देखने को नहीं मिलता है। तो ये एकदम न्यूट्रल रहेगा, किसी भी प्रकार की कमी वृद्धि देखने को
नहीं मिलती, तमिलनाडु को स्पेशल याद रखना। अब ये कुछ तो ये तो था हमारा मैंग्रोव का भारत के अंदर ओवरऑल डेटा, याद रखेंगे आप। अब कुछ नोट लगा के पॉइंट लिखेंगे यहां पर, तो नोट में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। तो भारत में वैश्विक रूप से संकटग्रस्त मैंग्रोव प्रजातियों में तो कुछ तो IUCN जो है, तो IUCN की जो रेड डाटा लिस्ट बुक है उसमें 11 मैंग्रोव प्रजातियां हैं, और इन 11 में से 2 मैंग्रोव प्रजातियां किसकी हैं, भारत की देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी 2 प्रजातियां देखने को मिलती हैं, तो एक तो एच फॉर्म्स भी बोला जाता है, इसको एच फॉर्म भी बोल देते हैं, एच फॉर्म्स की प्रजाति, और दूसरी आपकी सोननेरेटिया ग्रिफिथी। तो ग्रिफिथी कम से कम एस ग्रिफिथी याद रख लेना कम से कम। तो एस ग्रिफिथी और एच फॉर्म्स की ये 2 प्रजातियां हैं जो IUCN की रेड लिस्ट के अंतर्गत शामिल की गई हैं। और इसमें जो एच फॉर्म्स है, इसकी अगर हम बात करें एच फॉर्म्स की अगर हम बात करें, तो ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर हम सुंदरी वन की बात करते हैं, तो जो सुंदरी वन की अगर हम बात करते हैं, तो ये सुंदरी वन के अंदर, मतलब सुंदरी वन का ही साइंटिफिक नेम कह सकते हैं। तो सुंदरी वन जो है वो एच फॉर्म मैंग्रोव की एक प्रजाति है। तो यहां पर सुंदरी वन मतलब एच फॉर्म, तो ये सुंदरी वन के नाम से ही जो सुंदरवन डेल्टा फेमस है, और ये खुद क्या है, एक IUCN की रेड लिस्ट के अंदर शामिल है। तो सुंदरी वन एच फॉर्म प्रजाति क्या है, रेड लिस्ट के अंदर शामिल है। ये वेस्ट बंगाल के क्षेत्र में मिलेगी। और जो सोनेरेटिका ग्रिफिथी है, ये प्रजाति हमें अंडमान एंड निकोबार के अंदर देखने को मिलती है। तो ये कहां पर देखती है, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलती है। तो 2 प्रजातियां याद रखेंगे, एच फॉर्म और एस ग्रिफिथी, 2 प्रजातियां हैं जो IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। एच फॉर्म सुंदरी ट्री से संबंधित है जो वेस्ट बंगाल में है, और ग्रिफिथी प्रजाति अंडमान एंड निकोबार में पाई जाती है। तो ये 2 रेड लिस्ट के अंतर्गत शामिल होती है। ठीक है, ये लिखा हुआ। तो भारत के सुंदरवन क्षेत्र का नाम शानदार दिखने वाली सुंदर प्रजाति एच फॉर्म से लिया गया, जो दुर्भाग्य से इसी क्षेत्र में विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 8 विशिष्ट प्रजातियों का घर है, जिसमें तो ये कुछ प्रजातियां लिखी हुई हैं, जैसे आप देखोगे ल्यूमिट्रेजा लिटोरिया, राइजोफोरा लेमाकाई, राइजोफोरा मोहिनी, राइजोफेरा न्यूक्रोनाटा, राइजोफेरा एपिगुप्ता, सोनेराटिका उरामा और सोनेराटिया गुलगई, सोनेराटिया ग्रिफिथी। देखो मैंने अभी आपको बोला था कि ग्रिफिथी यहां पर मिलेगी, तो अंडमान निकोबार के अंदर ही सोनेराटिया ग्रिफिथी मिलती है। उसके अलावा सोनेराटिया लासेलेटा, सोनेराटिया अल्बा और सोनेराटिया ओवाटा। तो ये कुछ प्रजातियां, 8-10 प्रजातियां, इनको एक बार बस रीड कर लेना, तो ज्यादा रटने की जरूरत है नहीं। तो ये मैंग्रोव की कुछ प्रजातियां हैं, और ये 2 तो कम से कम जरूर याद रखना। ये वेस्ट बंगाल के अंदर पाई जाने वाली प्रजाति, और ये आपके अंडमान निकोबार में पाई जाने वाली प्रजाति है। ये दोनों ही IUCN की रेड लिस्ट में शामिल है। तो ये ले ले एक स्क्रीनशॉट इसका एक बार आप लोग। इसके बाद वर्ल्ड स्टेटस अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर 2020, तो ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की रिपोर्ट है। यहां से 2019 से लेकर 2020 का जो डाटा दिया गया है, उसमें लगातार मैंग्रोव की गिरावट देखने को मिलती है। तो 1.04 मिलियन हेक्टेयर की यहां पर लगातार गिरावट देखने को मिलती है। तो इसको 3 दशकों में डिवाइड करके, मतलब 1900 से लेकर तो 2000, तो 30 साल का लगभग एवरेज आ जाएगा। तो 30 साल के अंदर 1.04% की क्या है यहाँ पर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट, नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। बस इतना ही याद रखना। बाकी अगर आप इसको डिटेल से पढ़ना जा रहे हैं तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को ओपन करना, वहां पर एशिया का, नॉर्थ अमेरिका का, साउथ अमेरिका सभी का डाटा दिया हुआ, तो वो ज्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है नहीं। देखो अब यहां पर जो हमने राज्य अभी तक देखे कि फॉरेस्ट मैंग्रोव में जो राज्य थे, उनमें सबसे ज्यादा कहां पर था, वेस्ट बंगाल में, और उसके बाद गुजरात में। तो गुजरात का ये जो तटीय क्षेत्र आप देखोगे, जितना आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है, इस सभी राज्यों के, इस राज्य के सभी जिलों में मैंग्रोव। तो यहां पर आपको कुछ जिले थोड़े से याद रखने, बस एक बार ओवरऑल रीड मार लेना है, को रटना नहीं है इनको, है ना, इसको रटना नहीं है। तो कच्छ जिला यहां पर आपको मिल जाएगा, मोरबी जिला है, जामनगर है, देवभूमि है, पोरबंदर है, ठीक है ना, गिर सोमकच्छ है, अमरेली है, भावनगर है,
ठीक है, अहमदाबाद है, आणंद है, भड़ौच है, सूरत है, नवसारी है, वलसाड है। तो ये लगभग 16-17 जिले हमें मिलते हैं जहां पर मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। और ये मैंग्रोव वनस्पति का जो सबसे ज्यादा क्षेत्र है वो हमें कच्छ क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव भी जो रहा है वो कच्छ क्षेत्र के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ राज्य आप एक बार सिर्फ ओवरऑल रीड मार लेना, इसको रटना नहीं है कि आप इसको रटने लग जाए। एक बार अगर आप देख लोगे तो थोड़ी सी समस्याएं आपकी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये लगभग आप देखोगे तो यहां पर जो हमने देखा था कि गुजरात का जो टोटल एरिया था वो 1164 वर्ग किलोमीटर था और यहां पर -36.39 की नेगेटिव ग्रोथ रेट देखने को मिलती है। मतलब गुजरात में जो 2021 के अंदर था और वो 2023 में जब हम पहुंचेंगे तो यहां पर पहुंचते समय इसकी तुलना में यहां पर जो है वो -30.39 की नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। और इसमें सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है मैंग्रोव वो कच्छ में पाया जाता है और कच्छ में ही सबसे ज्यादा तो 708 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट पाया जाता है केवल कहां पर, तो 1100 में से 708 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट केवल हमें कच्छ के अंदर देखने को मिलता है। और इस कच्छ के अंदर भी अगर आप जाएंगे तो 2021 से अगर आप 2023 का डाटा देखते हैं तो यहां पर भी हमें 61.64 वर्ग किलोमीटर की कमी देखने को मिलती है। तो सबसे ज्यादा जो कमी आई है वो गुजरात के कच्छ में ही आई है, बाकी थोड़ी बहुत अन्य में मिलेगी। सबसे ज्यादा आपको कच्छ के अंदर मिलेगा और सबसे ज्यादा नेगेटिव भी इसका आपको कच्छ के अंदर मिलेगा। अब इससे कंफ्यूजन नहीं होना कि सर यहाँ पर 36 था, यहाँ पर 61 कैसे। ये 36 पूरे गुजरात की 2021 की ग्रोथ रेट का है और कच्छ का जो दिया हुआ है ये इस गुजरात कच्छ की 2021 से 2023 में जो कमी आई है उसका डाटा दिखा रहा है यहां पर। क्लियर हो गया? तो ये गुजरात के कुछ तटीय क्षेत्र याद रख सकते हैं। ऐसे ही हम महाराष्ट्र के कुछ तटीय क्षेत्र याद रख सकते हैं। तो महाराष्ट्र के अंदर किन क्षेत्रों में ये पाया जाता है, तो महाराष्ट्र के अंदर आप देखेंगे पालघर क्षेत्र मिलता है, ठाणे जिला मिलता है, मुंबई, ठीक है, सब अर्बन एरिया मिलता है, मुंबई सिटी का एरिया है, रायगढ़ का एरिया है, इसके अलावा रत्नागिरी का एरिया है और सिंधुदुर्ग का एरिया। सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो रायगढ़ के अंदर पाया जाता है। तो सबसे ज्यादा कहां देखने को मिलता हमें, रायगढ़ के अंदर। तो मुंबई सिटी, मुंबई सब अर्बन, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुगढ़, ठाणे। और टोटल जो था हमारा वो माइनस नहीं है, याद रखना ये डैश लगा हुआ। तो जो टोटल था वो 315 था, ग्रोथ रेट इसकी प्लस थी। सबसे ज्यादा कहां पर है, रायगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। तो ये महाराष्ट्र का आप देख सकते हैं 7 जिलों के अंदर। इसके अलावा गोवा में जाएंगे तो गोवा में एक नॉर्थ गोवा है और दूसरा क्या है, साउथ गोवा। तो 2 क्षेत्रों में मिलता है, तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा। तो 24 वर्ग किलोमीटर जो एरिया है वो हमें नॉर्थ गोवा के अंदर मिलता है और 7 वर्ग किलोमीटर एरिया वो हमें साउथ गोवा के अंदर मिलता है। ओवरऑल देखोगे तो 31.34 वर्ग किलोमीटर एरिया यहां पर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा यहां पर अगर हम आगे बढ़े तो ठीक है, कर्नाटक राज्य की यहां पर बात कर सकते हैं। तो कर्नाटक के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहां पर उत्तर कन्नड़ जिला मिलेगा, इसके अलावा यहां पर उडुपी जिला मिलेगा और इसके अलावा यहां पर दक्षिण कन्नड़ जिला मिलेगा। तो 3 जिले मिलेंगे, उत्तर कन्नड़, उडुपी और दक्षिण कन्नड़। यहां पर जो सबसे ज्यादा हमें मिलता है वो उत्तर कन्नड़ के अंदर देखने को मिलता है। तो 3 जिले उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी सबसे ज्यादा कहां मिलेगा, उत्तर कन्नड़ के अंदर देखने को मिलता है। तो दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़, उडुपी सबसे ज्यादा कहां पर है, उत्तर कन्नड़। टोटल कितना है, 14.20। कर्नाटका के बाद हम बात करते हैं केरल की। तो केरल में कहां कहां पाया जाता है, तो केरल के अंदर एक तो ये कैसरगोड करके एक जिला दिया हुआ यहां पर मिल जाएगा, केन्नौर के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहां पर ये कलेरू दिया हुआ है, KOLL, कोलम, सॉरी, तो ये कोलम के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कासरगोड, केन्नौर, ये 2 क्षेत्र आगे। केन्नौर में सबसे ज्यादा कहां पर है, केन्नौर के अंदर। इसके अलावा एर्नाकुलम है, यहां पर दिया होगा, ये दिया हुआ है एर्नाकुलम, ठीक है, और कोलन यहां पर दिया हुआ है। तो ये 4 क्षेत्रों में मिलता है। टोटल 9.45 वर्ग किलोमीटर, 0.02 की यहां पर ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम पूर्वी तट में जाते हैं तो यहां पर सबसे पहले वेस्ट बंगाल की बात कर, सॉरी, तमिलनाडु की बात कर लेते हैं।
तो तमिलनाडु के अंदर जाएंगे तो तमिलनाडु के अंदर काफी क्षेत्र मिल जाते हैं, जैसे चेन्नई का क्षेत्र मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कई जिलों में मिलेगा, तो यहाँ पर हमें चेन्नई वाले क्षेत्र के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा कुंडेलोर करके यहाँ पर मिल जाएगा, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इस जिले के अंदर मिल जाएगा मैयाला दुथरई, नाम भी बड़े अजीब आएंगे, तो नागापट्टनम करके यहाँ पर मिल जाएगा, इस जिले के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर इन जिलों के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ जिले याद रख लेना इनके, बस एक बार रीड कर लेना। और सबसे ज्यादा जो मिलता है वो कहां पर मिलता है, तो थिरुवरूर, ये दिया हुआ थिरुवरूर, तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो थिरुवरूर जिले के अंदर मिलता है, केवल ये याद रखना है। और एरिया जो था वो लगभग कितना था हमारा, 41 वर्ग किलोमीटर के एरिया, जिसमें किसी भी प्रकार का पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को नहीं मिलता। ये सिर्फ एक बार रीडिंग आपको करनी है, रटने नहीं है। तमिलनाडु के अंदर जाएंगे तो सबसे नीचे स्टार्ट कर दो, तिरुपति के अंदर मिलेगा, नेल्लोर के अंदर, परकासाम के अंदर, बापटा के अंदर, कृष्णा जिला के अंदर मिलेगा, एलेरू जिले के अंदर मिलेगा, यहां से जुड़ा हुआ है ये एलेरू, ठीक है। एलेरू के बाद यहां पर जाएंगे तो आपको विशाखापट्टनम के अंदर मिल जाएगा, सिरीसुलम के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो तिरुपति के अंदर मिल जाएगा, ये नेल्लोर याद रख लेना, केवल ज्यादा नहीं पढ़ना है इसको। पराकसम है, बापाटला है, कृष्णा है, एलेरू है, कोईसीमा है, काकीनाडा और विशाखापट्टनम, और श्रीकुलम 421 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। सबसे ज्यादा किस जिले में है, कृष्णा जिले के अंदर देखने को मिलता है। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो उड़ीसा के अंदर ये बालेश्वर नया जिला है, मैप में नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहां पर आपको ये बडार्क और आपका जगत सिंहपुर ये जिला मिल जाएगा, और पुरी जिला मिल जाएगा। यहां पर मान लेना कि यहां पर बना हुआ एक नया जिला है बालेश्वर। तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो हमें केंद्रपाड़ा के अंदर मिलेगा 259, और इसमें भी ग्रोथ रेट कैसी है, पॉजिटिव है। और वेस्ट बंगाल के अंदर केवल 3 क्षेत्रों में मिलता है, तो एक तो पूर्वा मदीनापुर के अंदर, साउथ 24 और नॉर्थ 24 के अंदर 3 क्षेत्र मिलते हैं केवल। तो पूर्वा मदीनापुर, नॉर्थ 24 और साउथ, तो सबसे ज्यादा जो मिलता है वो साउथ 24 के अंदर मिलता है, साउथ 24 परगना। तो 24 परगना का जो क्षेत्र है, 24 परगना उत्तर और 24 परगना दक्षिण, तो केवल ये 3 ही तटीय क्षेत्र है, यहां पर हमें मैंग्रोव वनस्पति देखने को मिलती है। टोटल था 2119 सबसे ज्यादा। इसके बाद अंडमान निकोबार के अंदर देखें तो यहां पर 3 जगह मिलता है, नॉर्थ अंडमान में और लोअर अंडमान, मतलब दक्षिण अंडमान कह सकते हैं इसको, और उसके बाद निकोबार के अंदर, ठीक है। तो 3 क्षेत्र याद रखें, अंडमान, नॉर्थ अंडमान, साउथ अंडमान और निकोबार। तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो नॉर्थ अंडमान के अंदर ही पाया जाता है, जिसका एरिया था 600 वाट, और ग्रोथ रेट कैसी है इसकी, नेगेटिव देखने को मिलती है। अगर दमन दीव दादर नगर हवेली की बात की जाए तो दमन के अंदर है 1.35, दीव में 2.51, ठीक है। दादर नगर हवेली का यहाँ पर है नहीं डाटा, तो केवल 386 मतलब 0.56 की यहाँ पर ग्रोथ रेट हमें देखने को मिल जाती है। और लास्ट बचता है हमारा पुदुचेरी, तो माहे में तो नहीं मिलता, तो पुदुचेरी के यनम में मिल जाएगा, पुदुचेरी में और कराईकल के अंदर 3 क्षेत्रों में मिलेगा। तो पुदुचेरी के कराईकल, पुदुचेरी और यनम, सबसे ज्यादा जो एरिया मिलता है वो यनम के अंदर मिलता है, और इसका एरिया था 3.83 0.18। तो ये तो था हमारा ओवरऑल मैंग्रोव की कहानी। अब एक बार मैं शुरू से आपको सारी चीजें बता दे रहा हूं कैसे क्या करना है। तो पूरा अगर हम देखें यहाँ पर तो पश्चिमी और पूर्वी तट में डिवाइड करना। पश्चिमी तट में यहाँ पर आ जाएगा गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पर महाराष्ट्र का क्षेत्र, इसके बाद गोवा का क्षेत्र, यहाँ पर कर्नाटक का क्षेत्र, और उसके बाद केरल का क्षेत्र। और क्रम भी यही है इनका, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5। यहाँ पर जाएंगे तो सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है फर्स्ट नंबर, सेकंड जाएंगे तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश में आ जाएगा, थर्ड जाएंगे तो यहाँ पर उड़ीसा के अंदर मिल जाएगा, और 4 जाएंगे तो यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर मिल जाएगा। और यूटीज की अगर हम बात करें तो यूटी के अंदर अंडमान एंड निकोबार में मिलेगा 600 वाट के लगभग, ठीक है। ओवरऑल में 3rd नंबर रहेगा स्टेट के हिसाब से, अगर यहाँ क्रम से देखेंगे तो 3rd नंबर पर, और सेल्फ में जाएंगे तो ये 1st नंबर पर आएगा यूटी के हिसाब से। और उसके अलावा ये पुदुचेरी का क्षेत्र था यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर दमन एंड दीव नागर हवेली का, और यहाँ पर पुदुचेरी का क्षेत्र था। 7 दशमलव कुछ हमारी क्या थी, नेगेटिव ग्रोथ रेट थी। पिछले साल की तुलना में हमारी ग्रोथ रेट कैसी रही है, नेगेटिव रही है। सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है फॉरेस्ट की वो कहां पर हुई है,
तो महाराष्ट्र के अंदर हमें यहाँ पर सबसे ज्यादा वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है वो गुजरात के अंदर देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट हमें देखने को मिलता है वो वेस्ट बंगाल के अंदर देखने को मिलता है। तो एक दो बार रिपीट करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये कुछ मेंस के लिए है, फॉरेस्ट संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये मेंस लेवल के लिए रहता है। तो पहला तो कर सकते हैं हम यहाँ पर मैंग्रोव की प्लांटिंग एंड रीजेनरेशन, तो इनका रोपण किया जा सकता है या उनका पुनर्जनन किया जा सकता है। ठीक है, तो तट के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यटन प्रबंधन रणनीतियों और सामाजिक जागरूकता कार्यक्रमों को एकीकृत किया जा सकता है। इसके लिए दूसरा प्रयास किया जा सकता है यहाँ पर एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट। तो इसके लिए कई एनजीओस हैं, कई गैर सरकारी संगठन, समुदाय और सहकारी परियोजना क्षतिग्रस्त लोगों को बहाल करने के लिए मैंग्रोव लगाने पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। तो बहुत सारी एनजीओस लगे हुए, सरकारी संगठन लगे हुए जो इन तटों का प्रबंधन करते हैं। तो पहला प्रयास कर सकते हैं मैंग्रोव रोपण एवं पुनर्जनन, दूसरा कर सकते हैं एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन। तीसरा जो प्रयास हो सकता है वो है इकोसिस्टम का, कि यहाँ पर हम इकोसिस्टम को बढ़ावा दे सकते हैं, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे सकते हैं। तो मैंग्रोव वन इको टूरिज्म के माध्यम से आय का एक स्थायी स्रोत प्रदान कर सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण को प्रेरित करते हैं और स्थायी समुदाय को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो इको टूरिज्म को भी बढ़ावा के माध्यम से इसको किया जा सकता है। और तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव की पहल, तो एक ये मिस्टी का फुल फॉर्म याद रख लेना। यहाँ पर मिस्टी का मतलब क्या है, मैंग्रोव इनिशिएटिव्स फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेजिबल इनकम। फुल फॉर्म क्या है इसका, शॉर्टकट क्या हो जाएगा, मिस्टी। तो तटीय आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल का लक्ष्य वित्त 2023-24 में शुरू होकर 5 वर्षों के दौरान 11 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले लगभग 540 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में मैंग्रोव के विकास के लिए संभावित क्षेत्र का व्यापक रूप से पता लगाना है। तो और ज्यादा मैंग्रोव क्षेत्रों की पहचान की जाए, उसका ये कार्य है मिस्टी के अंतर्गत। तो ये 4 प्रयास हम यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसका लाभ क्या है, तो पहला लाभ होता है कि ये जो मैंग्रोव है ये वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो मैंग्रोव क्या करता है, वाटर फिल्ट्रेशन का कार्य कर सकता है। 2 to 5 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव्स में ट्रीट द इन्फ्लुएंट ऑफ 1 हेक्टेयर ऑफ एक्वाकल्चर। तो 2 से 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर एक्वाकल्चर को क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। दूसरा, मत्स्य उत्पादन का काम किया जा सकता है, फिशरीज का काम किया जा सकता है। 3000 फिश स्पेसीज आर फाउंड इन द मैंग्रोव इकोसिस्टम। तो 3000 से भी ज्यादा यहाँ पर क्या फिश प्रजातियां पाई जाती। क्लाइमेट रेगुलेशन, तो कार्बन सिंक का काम करता। तो कार्बन स्टोरेज पोटेंशियल ऑफ मैंग्रोव इज 3 to 5 गुना हायर देन द ट्रॉपिकल अपलैंड फॉरेस्ट। तो सब 3 से 5 गुना ज्यादा ये क्या कर सकता है, कार्बन को सोख सकता है, कार्बन सिंक का कार्य करता है। इसके अलावा लिविंगहुड, 120 मिलियन से ज्यादा लोग क्या हैं, इन्हीं मैंग्रोव प्रजातियों के आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये हमारा वाटर फिल्ट्रेशन का काम करता है, फिशरीज में महत्वपूर्ण है, क्लाइमेट का रेगुलेट करता है, ठीक है, रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये बहुत ही हमें लकड़ियां प्रदान कर देता है, इमारती लकड़ी वगैरह, या केवल लकड़ी याद रख सकते हैं। तो इट डेंसिटी मेक्स मैंग्रोव वुड ए वैल्यूटेड सोर्स ऑफ द टिम्बर एंड फ्यूल। तो यहां पर हमें इमारती लकड़ी भी मिल सकती है और जलाऊ लकड़ी भी प्राप्त हो सकती है। ठीक है, कोस्टल प्रोटेक्शन, ये बहुत अच्छा है कि ये तट का क्या करता है, संरक्षण का कार्य करता है, तटीय संरक्षण। तो मैंग्रोव आर 5 times मोर कोस्ट इफेक्टिव देन द ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये 5 गुना ज्यादा क्या है, हमारे कोस्ट को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मैंग्रोव इकोसिस्टम सर्विसेज, तो ये हमारी इकोसिस्टम की सेवा प्रदान करता है। $, का 33,000 से 57,000 पर हेक्टेयर। तो $, में 33,000 से 57,000 ये हमारी इको सर्विस प्रदान करता है। और टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण साधन है ये। तो ये सारी हम इसकी क्या है, इको टूरिज्म की या मैंग्रोव इकोसिस्टम की फायदे बता सकते हैं कि इसका हमें क्या लाभ देखने को मिलता है। तो यहां पर आपकी मैंग्रोव वनस्पति की क्लास खत्म होती है। तो ये तो था 2023 की रिपोर्ट के आधार पर मैंग्रोव का डाटा। अब आप इसमें
2021 का डाटा भी चाहो तो आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराना डाटा हो जाएगा। क्योंकि अगर अभी किसी लोग की जिनको प्री देना है, तो मैंने आपको पढ़ने का मेथड पूरा पढ़ा दिया है कि किस तरीके से मेथड को याद रख सकते हैं। तो आप इसमें कुछ पुराना डाटा 2021 का डाटा भी यहाँ पर याद रख के करना। जैसे मैं कुछ डाटा आपको बता दे रहा हूँ 2021 का, मेरे पास था यहाँ पर, क्योंकि कुछ लोगों को प्री देना होगा तो 2021 का डाटा काम आएगा। ठीक है, यहीं पर लिख दे रहा हूं। तो मैं 2021 का कुछ डाटा आपको दिखा रहा हूं, इसको आप लोग लिख लेना। तो 2021, तो पहली चीज तो 2021 के लिए आपको 2019 और 2021 का कंपेयर करना होगा। 21 और 23 का हम कंपेयर कर चुके थे कि यहां पर क्या है, 7 वर्ग किलोमीटर की एक नेगेटिव ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम 2019 से बात करें तो 2019 से 21 के अंदर आपकी लगभग 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई थी। ठीक है, तो 19 से 21 के बीच में 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि देखने को मिलती है, और 21 से 23 के बीच में हमें यहां पर एक कमी देखने को मिलती है। एरिया में आपको बता ही चुका था। ठीक है, और राज्य भी वही है। सबसे पहले हमने वेस्ट बंगाल पढ़ा था, वो भी सेम है 19 में, 21 की रिपोर्ट में भी ये है। वेस्ट बंगाल पहले नंबर पर था। दूसरे नंबर पर आपका यहां पर कौन है, पश्चिम वेस्ट बंगाल, और उसके बाद हमने गुजरात पढ़ा था, और उसके बाद अंडमान एंड निकोबार। तो ये 3 है, वही के वही है, यहां पर भी कोई डाटा में चेंजेस नहीं है। और सबसे बड़ा मैंग्रोव वन अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा पाया जाता है, तो वो सुंदरवन। तो सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। और दूसरा जो पाया जाता है वो है भीतरकनिका, उड़ीसा के अंदर। तो दूसरा जो पाया जाता है वो है भीतरकनिका मैंग्रोव वन। तो ये दोनों ही रिपोर्ट में सेम है, ये उड़ीसा के अंदर पाया जाता है। तो लिख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो, वेस्ट बंगाल का सुंदरवन वन क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, और उड़ीसा का भीतरकनिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा वन क्षेत्र यहां पर हमें देखने को मिलता है। तो ये 2 डेटा आप यहां पर याद रख सकते हैं, बस। और तो कुछ खास है नहीं, बाकी का तो नॉर्मल डाटा है, तो पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये आपका हो गया। तो अब हम नई क्लास में फॉरेस्ट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको पूरी की पूरी भारत की फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ाऊंगा। तो ये तो केवल मैंग्रोव का डाटा था, और हम ऐसे ही जैसे मैंने मध्य प्रदेश की फॉरेस्ट रिपोर्ट आपको पढ़ाई थी, हम यहाँ पर भारत की भी पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट का डेटा क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।